हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने अपनी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में बात की थी। आज हम उससे आगे की बात आपसे करेंगे। देखिए, अगर हम देखें तो एज ऑफ रिवोल्यूशन की बात करते हैं 1830 टू 1848। हम सब जानते हैं कि यूरोप के अंदर जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो राजशाही रिलेटेड जो गवर्नमेंट थी, वो लगातार जो है अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही थी। जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी वो लोगों को कोई भी छूट देने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। तो ये देखें आपकी, ये जितना अपनी ग्रिप को पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, उतनी ही कोशिश जो है जो लिबरल थे उनके द्वारा की जा रही थी। यानी वो चाह रहे थे कि जो कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म है उसे दोबारा से कैसे आगे बढ़ाया जाए। इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर लगातार ऐसे मूवमेंट को जो है उठाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि इनसे जो है जो कंजर्वेटिव्स हैं उनको हम एक सही रास्ता दिखा सकें। सबसे पहला संकेत कहाँ से मिला? फ्रांस से मिला। वहाँ क्या हुआ कि जुलाई 1830 में जो राजा था, कौन राजा था? लुइस फिलिप। अगर हम बात करें, लुइस 16 की फैमिली की अगर हम बात करते हैं, उन्हीं के एक वंशज को वहाँ जो है राजगद्दी दी गई थी। तो उसे जो है बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह जो है लुइस फिलिप जो थे, उन्हें फ्रांस का नया राजा डिक्लेयर किया गया। जैसे कि अगर हम बात करें ऑस्ट्रिया के चांसलर मिस्टर मैटनिच के अकॉर्डिंग, उन्होंने एक बार बोला भी था कि भाई अगर फ्रांस छींकेगा तो ये माने कि पूरे यूरोप को जो सर्दी है वो अपनी जकड़ में ले लेती है। तो इस चीज़ का इंप्रेशन जो है धीरे धीरे अदर जो प्लेसेस थे वहाँ दिखने लगा। जगह जगह पे फिर से बहुत सारे मूवमेंट या आंदोलन जो हैं शुरू हो गए थे। यहाँ पर हम जो अगर बात करें तो हम ग्रीस का जिक्र यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए, हमने देखा कि भाई पूरे यूरोप के अंदर कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म पे काम किया जा रहा था। तो जो ग्रीस के लोग थे वो भी अपनी आज़ादी की मांग जो है उठाने लगे थे। अगर हम बात करें ग्रीस के अकॉर्डिंग, तो 15वीं सेंचुरी से जो है ऑटोमन टर्की की जो गवर्नमेंट थी उनके जो है अधीन जो है ये कंट्री था। और बहुत सारे लोग थे जो ग्रीस के रेजिडेंट थे या किसी और कंट्री में जाकर वो सेटल हो गए थे। इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग भी थे जो एक तरीके से ग्रीस का फेवर कर रहे थे कि भाई अब ये जो कंट्री है ये आज़ाद जो है हो जाना चाहिए। अगर हम डेट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो 1821 में जो है इस चीज़ के ऊपर जो है आंदोलन शुरू हुआ था और फाइनली एक ट्रीटी के माध्यम से अगर हम देखें तो 1832 में जो है ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा दिया गया था। यहाँ पर हम इंग्लिश पोएट मिस्टर बायरन का भी जिक्र कर सकते हैं, लॉर्ड बायरन। आप ये देखिए कि उनका डिटर्मिनेशन देखिए या उनकी जिजीविशा आप देखिए कि उन्होंने बाकायदा इस लड़ाई में ग्रीस की तरफ से भागने के लिए जो है पैसे इकट्ठा किया, ठीक है ना। वो लड़ने के लिए भी गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनको बुखार हो गया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन ग्रीस से जो मैसेज मिला वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था, एक इंडिकेशन था कि अब जो है यूरोप के अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। ठीक, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रोमांटिज्म की, जैसे आप सब जानते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें भी इस तरह की बातों पर जिक्र किया जाता है कि भाई लोगों को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से आप कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे इंडिया में भी हमने देखा था कि भाई लोग कहते थे कि भाई भारत माता की जय होती है, तो भारत माता के साथ खुद को आप कैसे इंक्लूड करके दिखाएंगे। तो अब यूरोप में भी इस चीज़ पे काम किया जा रहा था कि जो भी हमारा म्यूजिक है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको आपको राष्ट्रवाद जो शब्द है उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। जो आपका फोकलोर है, आपका लोकल म्यूजिक है, जो भी चीज़ है आपके ट्रेडिशन में, चाहे वो बच्चों की कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, उन सब चीज़ों के साथ आपको राष्ट्रवाद को जोड़ना होगा। आप म्यूजिक शो बनाते हैं, आप ओपेरा के ऊपर काम करते हैं, आप फीचर फिल्मों में काम करते हैं या शो करते हैं, जो भी कुछ करते हैं आपको इसमें इस चीज़ को ऐड करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम लेकिन वहाँ पर थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? वो प्रॉब्लम ये थी कि यूरोप की मोस्टली जो पॉपुलेशन थी, अगर उस ज़माने में देखें तो बहुत सारे जो लोग थे वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे। तो ऐसे में वो जो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें अपनी बात समझाना, उन्हें राष्ट्रवाद के करीब लेके आना अपने आप में चैलेंजिंग था। यहाँ पे हम जो है पोलैंड का भी जिक्र कर सकते हैं। पोलैंड एक ऐसा कंट्री था, जैसे रशिया की अगर हम बात करें या पर्शिया की बात करते हैं या ऑस्ट्रिया की बात करते हैं, इन्होंने जो है पोलैंड को डिवाइड कर दिया था। और उसके बाद एक तरीके से कह सकते हैं कि अपनी उंगलियों पर जो है इन्होंने पोलैंड के लोगों को जो है नचाना शुरू कर दिया था। उनका जो कल्चर था, उनकी जो हेरिटेज थी, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है ना। वहाँ पर भी बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे कि भाई कैसे हम जो है अपने कल्चर को, अपनी डाइवर्सिटी को जो है वापस लेके आ सकते हैं। और ऐसे में जो है हम ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज थी उसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले किया था। जो लैंग्वेज थी उसने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जैसे कि इन्होंने क्या किया, पोलैंड के जो लोग थे, पोलैंड के जो लोग थे उनके ऊपर ये थोपा गया था कि भाई अब आपको रशियन लैंग्वेज को ही जो है यूज़ करना पड़ेगा, आप अपनी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ के लोगों ने इस चीज़ का बहुत विरोध किया था, ठीक है। और फाइनली इसी लैंग्वेज को उन्होंने एक हथियार के तौर पर जो है रशियन अथॉरिटीज़ के खिलाफ यूज़ भी किया था, ठीक है ना। एक आंदोलन भी उनके खिलाफ खड़ा किया गया जिसको पूरी तरह से क्रश कर दिया गया था, लेकिन लोग जो है माने नहीं, ठीक है ना। वहाँ
वहाँ के बहुत सारे पादरी थे, बिशप थे, वो लोग जो है लगातार जो है अपनी भाषा को जो है एक हथियार के तौर पर यूज़ कर रहे थे और जो रशियन डोमिनेशन था उसके खिलाफ जो है लोगों की जो आवाज़ थी उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो पोलैंड का एग्जाम्पल भी हमें ये दिखाता है कि भाई देखिए हर चीज़ की एक सीमा होती है, ठीक है ना। पोलैंड के बारे में अगर आपको याद हो, जैसे आपने 9th स्टैंडर्ड में भी हिटलर वाला लेसन पढ़ा था कि पोलैंड को हिटलर ने भी एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर के तौर पे अप्लाई किया था। तो इस कंट्री के लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया इंटरनेशनल लेवल पे। तो पोलैंड का एग्जाम्पल हमें बताता है कि अगर आप चाहें, अगर आप राष्ट्रवाद के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि फाइनली इसी कल्चर और इसी लैंग्वेज के एक तरीके से अगर हम कहें कि लैंग्वेज के दम पर जो है पॉलिश जो लोग थे उन्होंने जो है रशिया को भी बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश की थी और कुछ हद तक वो कामयाब भी रहे। यानी एक हथियार के तौर पर उन्होंने लैंग्वेज को यूज़ किया, ठीक है ना। और ये एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था जिसके माध्यम से जो राष्ट्रवाद का जो मैसेज लोग देना चाह रहे थे वो भी धीरे धीरे उस इलाके में फैलता चला गया था। आई थिंक ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जितनी भी बात हमने की है एज ऑफ रिवोल्यूशन पर, देन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड थ्योरी ऑफ रोमांटिज्म। आप जो है रेगुलर इंटरवल पे जो है चैनल के साथ बने रहें, सारी वीडियोस को आप देखते रहें। कुछ ही दिनों में हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।